नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के स्टे नोटिस जो आया है परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर पटना हाई कोर्ट का, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नहीं देखा हो वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा। बाकी तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। कारण यह है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परीक्षा नहीं होगी। हो सकता है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, परीक्षा तय समय सीमा पर हो, तो वो सारी चीजें बाद की बात है। तो लगातार प्रश्न जो करा रहे हैं उनको डेली याद अवश्य करते हुए चलिएगा। इससे पहले हमने संविधान के अंतर्गत जो टॉपिक देखा था उसमें नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सारे टॉपिक थे। साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का चौथा टॉपिक जो है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति भी है, मंत्रिपरिषद भी है, महान्यायवादी भी है और संसद, राज्यसभा और लोकसभा भी है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी, परंतु इस वीडियो में यानी आज के वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हम इसमें कराएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से हुआ है? जब भी संसद की बात होती है ना, तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, तीन नाम देखने को मिलते हैं। पहले में देखिए उपराष्ट्रपति भी है, यहाँ राष्ट्रपति है ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री और चौथे में राष्ट्रपति है। यानी आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है, किंतु किसी सदन का सदस्य जो है ये नहीं होता है। वो संसद के सत्र को बुलाता है, उसका सत्रावसान भी करता है और संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न दूसरा है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? आंसर की अगर बात करें तो लोकसभा के प्रति आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 75(2) जो है उसके अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इस लाइन को भी याद रखना है। और अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला क्वेश्चन, संसद की कौन सी समिति है जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष टोटल कंप्लीट कर लिए हैं? कृषि समिति, लोक सेवा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी लोक सेवा समिति। संसद की लोक सेवा जो समिति है उसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष कंप्लीट कर लिए। ये जो समिति है इसका गठन हुआ था भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जिनमें से लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो प्रायः विपक्षी दल से ही आपका चुना जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति और मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा चुने सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। कौन सा सही होगा? तो देखेंगे, क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। आंसर हो जाएगा डी वाला, इनमें से एक से अधिक। तो संविधान का अनुच्छेद है 80 जिसमें राज्यसभा के गठन के बारे में बात की गई है। 80(1) में ये बताया गया कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य आपके जो है वो हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। ये जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया था? 2024, 25, 26 या 27? आंसर आपका सी यानी 2026 सही होगा। संविधान का 84वां संविधान संशोधन जिसके अनुसार 2026 तक लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही राज्यों के विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनका जो परिसीमन वर्ष है 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। आंसर 2026 आपका सही होगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार या कितनी भी बार? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण कर नहीं लेता
तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। संविधान का अनुच्छेद 57 जिसके अनुसार वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है और वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां पर डिफरेंट सिनेरियो है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3, 4, 5 या 6? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका पहला यानी टोटल 3 सत्र आपके होते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वर्ष में टोटल 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। तो ये बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र यही आपके हो जाएंगे। मंथ भी देख लीजिएगा, हो सकता हो कभी पूछ लिया जाए कौन सा कब होता है। बजट तो देखते हैं आप वैसे भी मार्च अप्रैल के टाइम में आता है, तो फरवरी से मई याद करने में आसानी होगी। बाकी उसके बाद आपका मानसून सत्र आता है, फिर आपका शीतकालीन सत्र, और शीतकालीन वैसे भी शीत नवंबर से दिसंबर के टाइम में चलती है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? आंसर बी, वर्ष में 2 बार सही हो जाएगा। लोकसभा संसद का निचला सदन है। राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत करेगा। अनुच्छेद है आपका 85(1). राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा पर ही संसद के सत्र को आहूत करेगा। पिछले सत्र और आहूत किए जाने वाले सत्र के बीच की अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में 2022 में क्वेश्चन आया था कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 14, 15, 12 या 13? आंसर हो जाएगा आपका 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंतर्गत 1958 में, और एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। तो देखिए कई बार आसान से क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, और कभी आपने सुना ही ना हो तो फिर वो भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1947, 49, 50, 52? आंसर हो जाएगा आपका 1949। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 1949 में हुआ था। इसका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 में पारित किया गया था। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? 122, 123, 108 या 142? आंसर की अगर बात करते हैं, आंसर आपका 108 आर्टिकल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। किसी विधेयक या विषय पर अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसका प्रावधान 108 आर्टिकल में किया गया है। और संविधान जो का लेकर के बुलाया जाता है बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जो संयुक्त बैठक है वो आपकी बुलाई नहीं जा सकती है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर दिया गया। इनमें से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति? आंसर होगा आपका प्राक्कलन समिति। तो ये आपका संसद की सबसे बड़ी समिति के रूप में जानी जाती है, जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश भालचंद्र बापट। लोक लेखा समिति 22 सदस्यीय, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन आपकी कहलाती है। तो ये भी दोनों याद रखिएगा। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संयुक्त बैठक में? आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आपके लिए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 74 जिसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपका उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश और अन्य मंत्रालय। ये भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। ये केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग और उच्च कार्यकारिणी के रूप में भी जानी जाती है। अगला है, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है आकलन समिति का, वित्तीय समिति का, कानून समिति का, संशोधन समिति का? कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कानून समिति का जो है वो सही होगा। नियम या कानून समिति का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है। और लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति सहित टोटल 16 सदस्य होते हैं। समिति का काम यही होता है संचालन संबंधी मामलों पर विचार करना,
नियम में संशोधन करना, जिसको लेकर अगर कोई सिफारिश वगैरह की गई है तो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है राष्ट्रपति के सेवा काल के साथ साथ चलने वाला 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। आंसर 5 साल हो जाएगा। आर्टिकल 67 है उपराष्ट्रपति का सेवा काल को लेकर के, 5 साल आपको देखने को टोटल मिलता है। पर कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे उसे स्वीकार करे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, यह भी एक शर्त है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या सर्वोच्च न्यायालय। आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो यही आपका ऊपर हमने बताया भी था। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 20, 35 या 30। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 30 साल। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगला, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, इसको लेकर के जो एज है, शायद ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में भी आया था। अब एग्जैक्ट नहीं याद है, जहां तक कि एज वाला आया था नहीं आया था, कमेंट में बता दीजिएगा। तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की मध्य की प्रमुख कड़ी जो है कौन सी है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या मंत्रिमंडल सचिव। तो आपका प्रधानमंत्री सही होगा। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है आपकी प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संघ की कार्यकलाप के प्रशासन या विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संदर्भ में यहाँ विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उसे दें, यही सारी चीजें। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? 98, 96, 104, 109। आंसर हो जाएगा 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है और 113(1) में सभी प्राक्कलन जो कि संचित निधि पर भारित हैं संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर चर्चा हो सकती है। अनुच्छेद 113(2) में क्या है? संचित निधि पर भारित व्यय से भिन्न अन्य व्यय से संबंधित प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में रखी जाती है। मांग जो है उसको अनुमति देना, रोकना, निर्दिष्ट कर मांग की रकम कम करना, ये शक्ति लोकसभा में निहित होती है। 113(3) में क्या है? किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। बड़े मंत्रालय और विभाग की तरफ से एक से अधिक मांग भी प्रस्तुत की जाती हैं। विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। आम बजट में 109 मांगे हैं, जिसमें से 103 आम नागरिक प्रशासन और 6 सेना के खर्च होती हैं, जबकि रेल बजट में टोटल 32 मांगे होती हैं। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान भी होता है। अगला, इनमें से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं, बी ऑप्शन अधीनस्थ विधान पर समिति आपका सही होगा। तो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधायन समिति है। किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि, निर्देश अथवा आदेश जिसको संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, ताकि यह जांच हो सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का यूज भली भांति हो रहा है या नहीं। ये जो समिति वो इस पर विचार करती है और इसी को लेकर प्रतिवेदन जो है देती है। इसमें अलग अलग 15 सदस्यीय अधीनस्थ विधायन समिति का गठन स्पीकर सभापति द्वारा किया भी जाता है। सबसे पहले समिति का गठन 1953 में किया गया। तो एक बेसिक लाइन में समझाया गया, इसलिए पूरा पढ़ के हमने आपको सुना दिया। अगला, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य जो है वो नहीं है? आंसर कौन सा सही होगा इन ऑप्शन में से? बाकी अब आपका 16वां वित्त आयोग आ चुका है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, उनका नाम याद रखिएगा। बाकी 15वें के जो थे वो थे आपके एन.के. सिंह, तो ये पहले वाले थे, अब 16वें के हो गए। बाकी इसमें जो सदस्य हैं वो पूछे गए, तो अब 16वें के पूछे जाएंगे। तो उसमें एन झा का नाम देखने को मिलता है और पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके थे एन झा। और उसके अलावा जॉर्ज मैथ्यू का नाम देखने को मिलता है, वो व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के सौम्यकांति घोष का नाम देखने को मिलता है, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। और निरंजन राज्याध्यक्ष का नाम देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक है। मतलब 4 टोटल नाम है जो कि इसमें सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं।
बाकी सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे रट लीजिएगा। अगला है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। तो राष्ट्रपति जो है उसको उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो आर्टिकल 61 में आपका दिया गया है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, वो भाग लेते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? अभी बताया था, संसद के द्वारा, तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा, क्वेश्चन देखेंगे तो काफी मल्टीपल टाइम आया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य, 12 या 1/3 या 1 सदस्य? आंसर की बात करते हैं तो 12 सदस्य सही हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना आता है। 80(1) में राज्यों और संघ जो राज्य क्षेत्र हैं उनसे अधिकतम 238 सदस्य प्रतिनिधि होंगे, और अनुच्छेद 80 का के अधीन राष्ट्रपति 12 सदस्यों के नाम निर्देशित कर सकेंगे। 83 में जो भी निर्देशित प्रतिनिधि उनका चयन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इसमें विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वालों को दिया जाएगा। मतलब ये भी होना चाहिए ना, ऐसा ना हो किसी अपने सगे संबंधी को उठा के दे दिया, तो कोई ना कोई प्रतिभा भी इनमें से होनी जरूरी है। 25 प्रश्न आपका है, राज्यसभा में निम्न जो राज्य हैं उनकी सीटों का अवरोही क्रम आपको सेलेक्ट करना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा, बिहार आएगा कि महाराष्ट्र आएगा? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का नंबर आएगा, यानी यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, ये क्रम आपका चलेगा राज्यसभा की सीटों के आधार पर। बाकी आर्टिकल बता ही दिए थे आपको कि 80 में राज्यसभा के गठन को लेकर के बात है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। 238 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है, और उत्तर प्रदेश में 31 टोटल है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16। राज्यसभा का एक स्थायी सदन होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के ना हो। अगला कह रहे हैं, राज्यसभा के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। ये भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। सारी चीजें लगभग पूछ ली हैं, इस तरीके से पूछा गया इनमें से कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर आपका सही है। सही कथन नहीं पूछा गया था। ये भंग नहीं की जा सकती राज्यसभा, सही है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल आपका समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। पर यहाँ पर जो बात की गई 5 वर्ष, आपको पता है 6 वर्ष, यहाँ पर बात की गई 25 वर्ष, जो कि आपको पता है 30 वर्ष, तो ये दोनों बातें यहाँ पर गलत थी। अगला कह रहे हैं, राज्यसभा में होते हैं, बताइए, 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, या 275 18 सदस्य राष्ट्रपति, 250 12 सदस्य, और 252 12 सदस्य? कौन सा सही होगा? इसके अलावा जो भी वीडियो पर नए हो, लाइक वीडियो अवश्य करते रहिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी हम आपको करा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन आप देखिएगा, पेपर में घूम फिर के आएंगे, और बाकी कई प्रूफ दिखा भी चुके हैं जो कि एज इट इज बीपीएससी टीआरई 3 में आए भी थे। बाकी लाइक के लिए टारगेट रख रहे हैं 400 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट होंगे। वैसे ही टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ हम भेज देंगे, बाकी जिससे पहले भी भेज चुके हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब साथ ही साथ चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा, ताकि नोटिफिकेशन आगे आप तक पहुंचता रहे। आंसर की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि 12 सदस्य राष्ट्रपति, और टोटल यहाँ पर 12 सदस्य वाले दो ऑप्शन है, पर 250 या 252 में 250 सही हो जाएगा। अगला, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम आपकी 238 सही हो जाएगा, क्योंकि 12 वो अलग हो जाते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने, संविधान में संशोधन करने, सरकार को हटाने, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने? कौन सा इनमें से तो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी संविधान में संशोधन को लेकर के। वही बात की गई कि राज्यसभा की लोकसभा के समान जो क्षमता होती है वो किस क्षेत्र में होती है? संविधान संशोधन को लेकर के होती है। आर्टिकल कौन सा है संविधान संशोधन का? 368 आर्टिकल है। इसमें संविधान में संशोधन विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से किया हो सकेगा।
संशोधन की दोनों प्रक्रियाओं में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया जिसे साधारण या सामान्य संशोधन कहा जाता है, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। ये बता चुके हैं आर्टिकल आपको। और संविधान संशोधन 368 की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, कौन सा सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है ना कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, हुआ 1951 में था, और उस समय तो प्रधानमंत्री थे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यही आपका 9वीं अनुसूची को संविधान में पुनः स्थापित किया गया था। उद्देश्य इसका था भूमि संबंधी विवाद को न्यायालयीय हस्तक्षेप से मुक्त करना। परंतु 1973 में आपका जब आया केशवानंद भारतीवाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्वलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है, और एल चंद्र कुमार और आई आर कोयले के वादों के उपरांत 9वीं अनुसूची के विषयों की न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो आपका हो सकती है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विषयों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि और न्याय मंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा पहला, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। आर्टिकल कौन सा है महान्यायवादी का? 76। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, महान्यायवादी जो है नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सेम सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के लिए चाहिए होती है। महान्यायवादी को भारत के संपूर्ण न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है, 76/3। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी? आंसर पहला सही हो जाएगा, यानी फखरुद्दीन अली अहमद। ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, पर राष्ट्रपति रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति जो है वो थे। कार्यकाल इनका था 1974 से 77 के बीच में। अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये उपराष्ट्रपति पद पर कभी भी नहीं रहे हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे थे उसमें भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सभी रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? राज्यसभा में 12 जो सदस्य जो मनोनीत किया जाते हैं वो अभी भी हैं, पर लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। तो किसके अंतर्गत आता है वो पूछा गया है। ऑप्शन ये सभी है, आंसर बी वाला होगा, संविधान का 126वां संशोधन विधेयक 2019। 126वां संविधान संशोधन 2019 10 दिसंबर को लोकसभा और 12 दिसंबर को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था, जिसमें एंग्लो जो इंडियन के 2 सदस्यों के नामांकन उनको समाप्त करने का प्रावधान किया गया था, और साथ ही साथ इसके तहत एससी और एसटी को सीटों के आरक्षण को लेकर के भी अगले 10 साल यानी 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया गया था। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, आपसे पूछा गया है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। परंतु वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति का अधिकार सीमित है। वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं कर सकता है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आपका आता है? संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय और स्वतंत्र निकाय है जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन आता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, सदन और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या केवल राज्यसभा के सदस्य? आंसर हो जाएगा बी वाला, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। बाकी उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 66 अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों सभी निर्वाचित सदस्यों चाहे मनोनीत सदस्यों शामिल होते हैं, और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला है आपका वार्षिक वित्तीय जो विवरण है वो और वित्त विधेयक, इनको संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है?
कौन सा सही होगा? आंसर डी हो जाएगा, 112 आर्टिकल और 110। 112 में वार्षिक वित्तीय जो विवरण है उसका प्रावधान किया गया है, जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है। और अनुच्छेद 112 के अधीन 112 एक के अधीन राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की उस वर्ष की प्राप्तियां और व्यय को संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो रखता है। 110 में क्या है आपका, ये तो बता ही चुके हैं, धन विधेयक को लेकर के है। और साथ ही अनुच्छेद 110 3 में क्या है, तो धन विधेयक का विनिश्चय, इसमें धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण की बात की गई। 110 4 में 110 याद रखेंगे, वो तो ऑप्शन में आएगा, पहचान ही जाएंगे। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। आंसर आपका भारतीय संसद जो है वो सही होगा। भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक में किया गया है। सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, चाहे वो सीमा शुल्क हो, उत्पाद शुल्क हो, आयकर हो, सरकार द्वारा जो दिए गए ऋण हैं उनकी वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वे सभी संचित निधि में आपके जमा किए जाते हैं। संसद के अनुमोदन के द्वारा ही सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? और इस तरीके से ऑप्शन है, लाइक टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसे विनियमन में प्रत्यावर्तन। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बता चुके हैं। धन विधेयक में जो आता है वो आपको विषय यहाँ देखने हैं, जैसे किसी कर को लेकर के लगाना हो, हटाना हो, परिवर्तन करना हो, नियंत्रण करना हो, सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना हो, भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्व से संबंधित विधियों का संशोधन हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने संबंधी प्रावधान हो, भारत की संचित निधि से विनियोग हो, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना या खर्च की मात्रा में वृद्धि करना, ये सारी चीजें इसमें जो है वो आती है। अगला है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण, सत्ताधारी दल की कार्रवाई को रोकना, बजट प्रस्तावों की खर्च में कमी का प्रस्ताव, या सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। आंसर कौन सा होगा? तो कटौती प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध संसद की वीटो शक्ति है। इसका उद्देश्य होता है सरकार और उसकी नीतियों पर प्रभावी नियंत्रण। सरकार के विरुद्ध सामान्यतः 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव संसद के द्वारा लाए जाते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और अर्थगत कटौती। तो वही की बात यहाँ पर की गई है कि कौन क्या क्या होता है। और यहाँ पर नीचे वही लिखा गया है कि आयोग ने इसका आंसर जो है वो सी माना है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई आंसर नहीं है। सी आंसर जो था वो था आपका बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये आयोग ने आंसर माना था कटौती प्रस्ताव को लेकर के। परंतु वैसे देखेंगे तो लास्ट लाइन में लिखा गया है कि कटौती प्रस्ताव में रुपए से संबंधित कटौती उद्देश्य नहीं होता, अपितु प्रक्रिया होता है। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखना होता है, परंतु आयोग ने आंसर इसका सी दिया है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है या चुनाव मंडल है, उसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो आंसर यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर होते हैं। वैसे भी अभी चल रहे हैं इलेक्शन, लगातार इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसमें पूछा गया राष्ट्रपति, तो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब पता होना चाहिए। बाकी आर्टिकल 53 एक में कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वो इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और 54 के खंड का और खा में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से निर्वाचित होता है। और भारत का संसद तो बता ही दिया था कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक ये तो बता चुके हैं ना, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। बाकी आर्टिकल बता चुके हैं। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो आपका अध्यक्ष, उप स्पीकर जो देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। आर्टिकल 110 जिसमें धन विधेयक की बात की गई है। 110 3 में क्या कहा गया है? यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। इंपॉर्टेंट है लाइन। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए होती है? कितनी? 35, 25, 50 या 65? तो 25 साल जो है वो चाहिए होती है मिनिमम। और
आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये भी लिखा है कि परंतु भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। संविधान में प्रधानमंत्री के न्यूनतम आयु का उल्लेख ही नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन में था भी नहीं नया, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक टाइप का कोई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? 53, 58, 61 या 62? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, और सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अगला कह रहे हैं, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषा यहाँ पर विशेषाधिकार होना चाहिए, तो उसका यूज कर सकते हैं। धन विधेयक, गैर धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? गैर धन विधेयक आपका सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा गैर धन विधेयक पर अपने निषेधाधिकारी सही है फिर। अच्छा, इसको कहते हैं वीटो शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा गैर धन विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे, या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या फिर वो विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? आंसर आपका संसद जो है वो सही हो जाएगा। संसद के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो 34, जिसमें 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश है, बाकी आपके अन्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बता चुके हैं आपको ऊपर, लोकसभा का अध्यक्ष। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। और संयुक्त जो बैठक है वो आर्टिकल 108 में है। 118(4) के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अगर अनुपस्थिति है तो ऐसे समय में व्यक्ति पीठासीन होगा, और जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई है प्रक्रिया के नियमों के अनुसार जो है वो होगा। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन संसद, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित जो है वो की गई है। ये अभी क्वेश्चन इस टॉपिक के समाप्त नहीं हुए हैं, अभी इसी के 50 क्वेश्चन और हैं, यानी इसका सेकंड पार्ट भी आपको कल देखने को मिलेगा। तो संविधान राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका यूज प्रयोग इस संविधान के द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब एक प्रश्न जो आपके लिए, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायविवक्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता? ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मोटिवेशन हमें मिलता रहे ताकि इसी प्रकार प्रश्न आपको आगे भी कराते रहें। और अभी समय अच्छा खासा आपको मिल रहा है तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि हर प्रकार से आप पूरे तरीके से तैयार हो। बाकी प्रैक्टिस सेट तो हम बीच बीच में आपको करा ही रहे हैं, 2 करा चुके हैं अब तक, बाकी तीसरा भी जल्दी करा देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके पेपर से पहले हम आपको लगभग 15 तो हर हाल में प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।